प्यारे विद्यार्थियों, मैं जगदीश प्रसाद देवटिया गुड़ा पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स, जिसमें प्रकाश के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। हम इस चैप्टर में क्या करेंगे? प्रकाश के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हम देखते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश, लाइट, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश है वो ऊर्जा का एक स्वरूप है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का स्वरूप। प्रकाश किसी सतह पर आपतित होता है, प्रकाश किसी सतह पर आपतित होता है तो ये क्या डालेगा? वहां पर दाब डालता है। तो ये प्रकाश ऊर्जा का स्वरूप होगा, किसी सतह पर ये क्या है? दाब डालेगा। अब हम इसकी एक दूसरी परिभाषा देखते हैं प्रकाश की। अपने पास विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। कौन सी तरंगे? विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये 7 होती है: रेडियो, आवर्त, रेडियो आवर्त, दृश्य, रेडियो सूक्ष्म, आवर्त, दृश्य, एक्स और गामा। अब यदि हम इधर चलते हैं तो लैम्डा घटता है और आवर्ती न्यू बढ़ती है। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम है। ये क्या कहलाएगा? स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम कहलाएगा। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम यानी तरंगों को यदि हम लैम्डा के आधार पर या आवर्ती न्यू के आधार पर घटते या बढ़ते क्रम में लिखें तो वो जो क्रम है वो क्या कहलाएगा? इन तरंगों का स्पेक्ट्रम कहलाएगा। अब विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम का यह भाग क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है, जिसकी तरंग दैर्घ्य 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वह भाग जिसकी तरंग दैर्घ्य 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर होती है, इस भाग को हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। यह भी एक प्रकाश की परिभाषा दी गई। और प्रकाश वैसे ऊर्जा का स्वरूप होता है। अब हम प्रकाश के गुणों के बारे में देखते हैं कि इसके गुण कौन कौन से हैं। प्रकाश के गुण, एक तो है रिजुरे के संचरण, रिजुरे के संचरण प्रकाश का गुण होता है। परावर्तन, प्रकाश का गुण है अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये क्या है? प्रकाश के गुण। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। रिजुरे के संचरण हो गया, परावर्तन हो गया, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव चैप्टर हम पढ़ चुके हैं पहले। व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अपवर्तन और परावर्तन ये अपने पास 11 के चैप्टर में थे। तो यह प्रकाश के गुण हो गए। अब इस गुणों की व्याख्या की गई किसके द्वारा? प्रकाश के द्वारा। तो जब इन गुणों की व्याख्या की गई तो प्रकाश की प्रकृति के बारे में बताया गया कि प्रकाश की प्रकृति कैसी है।
प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है। कैसी? द्वैत, ड्यूल नेचर। प्रकाश की प्रकृति कैसी होगी? ड्यूल नेचर, द्वैत प्रकृति होती है। द्वैत में मानी एक तो कण प्रकृति और एक तरंग प्रकृति, दो प्रकृति होती है प्रकाश की, तरंग प्रकृति और कण प्रकृति। अब ये जो प्रकाश के गुण हैं, इनमें कुछ गुणों की व्याख्या तो हुई कण प्रकृति से, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कण प्रकृति से होती है। कुछ गुणों की व्याख्या हुई तरंग प्रकृति से, जैसे व्यतिकरण, विवर्तन है, इनकी जो व्याख्या है वो तरंग प्रकृति से होती है, कण प्रकृति से नहीं होगी। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या है वो कण से होती है, न कि तरंग प्रकृति से। तो पहले हम ये देखें कि प्रकाश की तरंग प्रकृति कब होती है, कण प्रकृति कब होती है। एक प्रकाश स्रोत अपने पास और ये सतह होगी, प्रकाश गमन करके इस सतह पर आपतित होता है। तो यहां तो प्रकाश का क्या हो रहा है? उत्सर्जन। यहां प्रकाश का क्या हो रहा है? उत्सर्जन। यहां प्रकाश का हो रहा है अवशोषण। तो जब प्रकाश का उत्सर्जन और अवशोषण होता है तब प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? कण प्रकृति मानी गई है। यानी उत्सर्जन के समय और अवशोषण के समय प्रकाश की प्रकृति कैसी मानी गई है? तरंग प्रकृति। यहां प्रकाश का संचरण होता है, यहां प्रकाश का क्या होगा? संचरण। और जब प्रकाश का संचरण होता है तब इसकी प्रकृति तरंग प्रकृति मानी गई है। तो प्रकाश की द्वैत प्रकृति मानी गई है उत्सर्जन के समय और अवशोषण के समय, तो इसकी प्रकृति कण प्रकृति। और जब प्रकाश का संचरण होता है, प्रकाश किसी माध्यम में गमन करता है, तो गमन करते समय इसकी प्रकृति कैसी होती है? तरंग प्रकृति। तो इन गुणों की व्याख्या, कुछ की व्याख्या तरंग प्रकृति से हुई और कुछ की व्याख्या कण प्रकृति से हुई। अब प्रकाश की प्रकृति द्वैत कैसे होती है? कण भी होती है और तरंग भी होती है। तो इनके लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। तो इन अलग अलग सिद्धांतों में पहले अपने पास सिद्धांत आता है इसके लिए प्रकाश की प्रकृति के लिए 4 सिद्धांत दिए गए। न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत, न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत। दूसरा हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। दूसरा कौन सा था? हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। तीसरा था अपने पास मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। और चौथा था प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। तो ये प्रकाश से संबंधित अपने पास 4 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। कितने सिद्धांत? 4 सिद्धांत दिए गए। न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत, कौन सा? न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत। और प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। इन दोनों सिद्धांतों से प्रकाश की प्रकृति कैसी मानी गई थी? कण प्रकृति। इन दोनों से प्रकाश की प्रकृति कण प्रकृति मानी गई। ये दोनों सिद्धांत बताते हैं प्रकाश की तरंग प्रकृति। 2 सिद्धांत तो प्रकाश की प्रकृति कैसी बताते हैं? तरंग बताते हैं। और 2 सिद्धांत प्रकाश की कण प्रकृति बताते हैं। इसलिए कुछ गुणों की व्याख्या तो इन सिद्धांतों से हुई और प्रकाश के कुछ गुणों की व्याख्या इन सिद्धांतों से हुई। तो फिर प्रकाश की प्रकृति को कैसा मान लिया गया? द्वैत मान लिया गया कि इसकी प्रकृति तरंग भी होती है और कण भी होती है, इसलिए इसकी द्वैत प्रकृति मानी गई। किसी एक प्रकृति से, तरंग प्रकृति से प्रकाश के सभी गुणों की व्याख्या नहीं हो पा रही है।
और कण प्रकृति से और नई तरंग प्रकृति से इनकी व्याख्या हो पा रही है सभी गुणों की। यदि कण प्रकृति से सभी गुणों की व्याख्या हो जाए तो हम उसकी कण प्रकृति स्वीकार कर लेंगे। यदि तरंग प्रकृति से सभी गुणों की व्याख्या हो जाए तो तरंग प्रकृति स्वीकार कर लेंगे। लेकिन कुछ गुणों से कुछ गुण तो कण प्रकृति से सिद्ध होते हैं और कुछ तरंग प्रकृति से सिद्ध होते हैं। तो न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत क्या था कि न्यूटन ने यह बताया कि प्रकाश है वो सूक्ष्म कणों के रूप में गमन करता है, उन कणों को क्या नाम दिया गया? कणिका नाम दिया गया। उनको क्या कहा? कणिका। प्रकाश सूक्ष्म कणों के रूप में गमन करता है और उनको क्या कहा गया? कणिका। लेकिन न्यूटन ने बताया कि इन कणिकाओं का वेग सघन माध्यम में ज़्यादा होता है और विरल में कम होता है। लेकिन इसका उल्टा देखिए, प्रकाश का जो वेग है, प्रकाश का वेग है वो सघन में कम होता है और विरल में ज़्यादा होता है। वेग सघन में कम होता है और विरल में ज़्यादा होता है। लेकिन न्यूटन ने क्या बताया था कि इन कणिकाओं का वेग सघन माध्यम में ज़्यादा और विरल माध्यम में कम होता है। इसलिए यह सिद्धांत पूर्ण तरीके से स्वीकार नहीं किया गया था। और इसमें इन कणिकाओं का वेग या चाल है वो किस पर बताई? ताप पर निर्भर करती है, लेकिन ये ताप पर निर्भर नहीं करती है। और न्यूटन के कणिकावाद सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या हुई, अपवर्तन की व्याख्या हुई और ऋजुरेख के संचरण की व्याख्या की जा सकी। लेकिन व्यतिकरण और विवर्तन की व्याख्या कणिकावाद सिद्धांत से नहीं की जा सकी। व्यतिकरण की व्याख्या और विवर्तन की व्याख्या न्यूटन के कणिकावाद सिद्धांत से नहीं की जा सकी, इसलिए इस सिद्धांत को सर्वमान्य नहीं माना गया। दूसरा सिद्धांत अपने पास हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। दूसरा हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। तो हाइगेंस ने क्या बताया कि प्रकाश एक तरंग है। प्रकाश क्या है? एक तरंग है। और तरंग के संचरण के लिए प्रकाश क्या एक प्रकार की तरंग है और इसके संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। तरंग के संचरण के लिए आवश्यक है माध्यम। लेकिन प्रकाश तो निर्वात में भी गमन करता है। प्रकाश है वो निर्वात में भी गमन करता है। इसलिए हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी माध्यम की कल्पना की और जिसका नाम दिया गया ईथर। हाइगेंस ने ब्रह्मांड में एक सर्वव्यापी माध्यम की कल्पना की जिसका क्या नाम दिया गया? ईथर। तो वहाँ माध्यम हो गया ईथर। अब उस माध्यम ईथर में ये प्रकाश है वो गमन कर सकता है। तो हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश एक तरंग है और तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश तो निर्वात में भी गमन करता है। इसलिए हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की। और हाइगेंस ने प्रकाश की प्रकृति कैसी बताई? अनुदैर्घ्य। प्रकाश की प्रकृति कैसी बताई? अनुदैर्घ्य। लेकिन प्रकाश कैसा होता है? अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है। बाद में हाइगेंस के सिद्धांत का खंडन करके फ्रेनेल ने प्रकाश के ऋजुरेखीय संचरण को समझा और ध्रुवण की व्याख्या की। और ध्रुवण की व्याख्या करके फ्रेनेल ने प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति सिद्ध की। प्रकाश की कैसी प्रकृति सिद्ध की? अनुप्रस्थ प्रकृति। तो हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश क्या एक प्रकार की तरंग है, तो इसकी प्रकृति तरंग प्रकृति होती है। तीसरा था अपने पास मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। यहां से ही प्रकाश की परिभाषा दी थी। मैक्सवेल ने क्या बताया कि प्रकाश है वो एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग, और विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है।
इन तरंगों की प्रकृति कैसी होगी? अनुप्रस्थ प्रकृति होगी। और प्रकाश की प्रकृति भी कैसी होती है? अनुप्रस्थ। और विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी होती हैं? कितनी होती हैं? 7 होती हैं। रेडियो, सूक्ष्म, आवरक, दृश्य, पैराबैंगनी, एक्स और गामा। तो इन विद्युत चुंबकीय तरंग के जो दृश्य भाग है उसी को मैक्सवेल ने क्या बताया? प्रकाश बताया। कौन कौन सी? रेडियो, सूक्ष्म, आवरक्त, दृश्य, पैराबैंगनी, एक्स और गामा। तो ये जो भाग है दृश्य भाग, इसी को मैक्सवेल ने क्या बताया कि यही प्रकाश है। तो यहाँ से मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत से प्रकाश की प्रकृति कैसी हुई? तरंग प्रकृति। तो ये भी तरंग प्रकृति के बारे में बताता है। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, प्लांक ने बताया कि प्रकाश है वो सूक्ष्म कणों के रूप में गमन करता है। किसके रूप में? सूक्ष्म कणों के रूप में। उन कणों को नाम क्या दिया गया? फोटोन। उन कणों को क्या नाम दिया गया? फोटोन। और इन एक फोटोन की ऊर्जा E बराबर hν होती है, जहां h प्लांक नियतांक है। तो इस तरीके से ये 4 वैज्ञानिकों ने प्रकाश की प्रकृति के बारे में अपने अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए, लेकिन इन चारों से प्रकाश के सभी गुणों की व्याख्या नहीं हो सकी। न्यूटन के कणिकावाद सिद्धांत से हम व्यतिकरण और विवर्तन की व्याख्या नहीं कर सकते। हाइगेन के सिद्धांत से व्यतिकरण और विवर्तन की व्याख्या होती है, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं होती है। इससे भी प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं होगी। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से भी व्यतिकरण और विवर्तन की व्याख्या संभव नहीं हो पाई। इसलिए प्रकाश की प्रकृति को कैसा मान लिया गया? द्वैत। कुछ गुण तो तरंग प्रकृति से सिद्ध होते हैं और कुछ गुण हैं वो कण प्रकृति से सिद्ध होते हैं। तो प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? द्वैत, कण और तरंग। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।